अच्छा सर, आपने दुनिया घूमी है, जर्मनी में भी रहे हैं, स्कॉटलैंड में भी रहे हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स में, पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में आपने क्या देखा? देखिए, सिर्फ फ़र्क सिस्टम का है, ठीक है। यहाँ जो है अनफॉर्चुनेटली स्किल की कोई कमी नहीं। जो पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं पूरी दुनिया में सर्व कर रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान में जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल पूरी दुनिया में सर्व कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि उनको बेसिक फैसिलिटीज़ या शायद हमारा गवर्नमेंट के लेवल पे हेल्थ एज ए प्रायोरिटी नहीं है। तो ये बड़ा सोच समझ के आना है कि ये एक थैंकलेस जॉब, ये नहीं है कि आप आके जनाब अली ये देखें कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊँ, क्योंकि इसमें तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि फिर उनका जब पैशन आता है फिर वो सब कुछ साइड पे करके सिर्फ पेशेंट की बेनिफिट और उनकी चैरिटी पे लग जाते हैं। आप जस्ट इमेजिन कि अगर कोई पेशेंट पेन में है या कोई बहुत सीवियर उसको और वो आपके हाथ से ठीक हो जाए तो उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन कोई। तो ये फुल एक डेडिकेटेड जॉब है, थैंकलेस जॉब है, और फिर अल्लाह आपको इसका रिवॉर्ड भी देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट दानियाल रज़ा और रोड टू सक्सेस पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की नशिस्त और पॉडकास्ट जो है वो बहुत ख़ास होने जा रहा है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो पीएचडी फिजियोथेरेपिस्ट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में अलाइड हेल्थ साइंस डिपार्टमेंट में बतौर डीन अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक, सब खैरियत। अच्छा, माशाल्लाह। कैसे गुजर रहे हैं सर शब रोज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा, माशाल्लाह। और सबसे पहले मैं आपका, दानियाल साहब और इल्म की दुनिया की पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वेलकम सर। आज बहुत एक मुझे मैं समझता हूँ बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने फील्ड के हवाले से जी। लोगों को बताएं कि क्या कैरियर काउंसलिंग है, अलाइड हेल्थ के बिल्कुल। हवाले से, फिजिकल थेरेपी के हवाले से। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम। आप हमारे लिए ऑनर है कि आप हमारे पास तशरीफ़ ले आए हैं। सर, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को और हमें ये जो है वो तशवीश है कि हम जानें कि आपने अपनी एकेडमिक जर्नी का स्टार्ट कैसे लिया और यूके तक, बैनुल-अक़वामी सतह तक कैसे फैली? बहुत शुक्रिया। उसमें ये है कि मैंने सबसे पहले BS किया फिजिकल थेरेपी में, स्कूल ऑफ फिजिकल थेरेपी में हॉस्पिटल, जो कि इस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ओके। फिर उसके बाद कराची से इसमें 1 साल का एडिशनल कोर्स करने के बाद फिर पाकिस्तान का जो पहला एमफिल हुआ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, एमफिल इन फिजिकल थेरेपी, वो कंप्लीट किया। फिर ट्रांजिशनल डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी ये भी कंप्लीट हुआ इधर से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो पहली PhD करने का एजाज़ हासिल हुआ, अच्छा। PhD इन फिजिकल थेरेपी, जो कि ईरान और स्वीडन से आए हुए हमारे जो सुपरवाइजर प्रोफेसर से उनकी ज़ेरी निगरानी हमारा ये बड़ा इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम ये माशाल्लाह हुआ। उसके बाद फिर मैंने कुछ PhD के बाद UK से, स्कॉटलैंड से कुछ कोर्सेज़ किए लेज़र फिजिकल थेरेपी में, और फिर इसी तरह एडवांस लीडरशिप और हेल्थ केयर मैनेजमेंट के कोर्सेज 6 मंथ्स तक के कोर्सेज हुए इंपीरियल कॉलेज लंदन से। तो इस तरह करके अल्हम्दुलिल्लाह ये टोटल मेरा जो एकेडमिक जर्नी है। और साथ ही फिर अगर आप जॉब्स के हवाले से बात करें तो मैं सबसे पहले 10-12 साल एक इदारे फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में रहा, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और अब एज ए प्रोफेसर और डीन भी हूँ। प्लस मैं हमारा अपना क्लिनिक है लेज़र रिहैब एंड वेलनेस क्लिनिक्स, उनका मैं CEO हूँ। तो इस तरह करके जो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। सही, माशाल्लाह। अच्छा, आपने फिजियोथेरेपी में आप पहले इंसान शख्स वो हैं जो पाकिस्तान में जिन्होंने PhD करी? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला बैच था और पाकिस्तान में फर्स्ट एवर PhD प्रोग्राम। क्या बात है, गुड। अच्छा, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि आपने कुछ एडवांस कोर्सेज जो हैं वो UK, स्कॉटलैंड से भी किए, तो आपने वहाँ के एजुकेशनल सिस्टम और यहाँ के एजुकेशन में क्या फ़र्क, क्या डिफरेंस फील किया? देखिए दानियाल साहब, वो जो सेटअप है, जब आप बाहर जाते हैं ना तो आपको एक चीज़ सबसे जो मैंने डिफरेंस फील किया, जो उनकी जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, जो पढ़ाने का पूरा सिस्टम है, तरीक़ेकार है, वो हमसे डिफरेंट है। वो आपको कोशिश करते हैं कि आपकी स्किल को इन्हेंस करें, ना कि आपका बस जो नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज, उसको इम्प्रूव करें। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि उनका जो ग्रेजुएट भी होता है वो इतना स्किलफुल होता है कि उसको आगे फर्दर अट्रैक्शन नहीं होती कि मैंने मास्टर भी करना है, मैंने PhD भी करना है। अपनी ग्रेजुएशन की बेस के ऊपर वो इतना अपनी सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है। पाकिस्तान में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी टीचिंग की है वो मॉडर्न उस तरह नहीं है। दूसरा फिर ये है कि उनका जो ज़्यादा फोकस होता है वो उनका करिकुलम अप टू डेट होता है, उसमें इंडस्ट्री से फीडबैक होता है, स्किल बेस्ड होता है, ताकि बच्चा जो शुरू में ही जो है ना वो अपना जो उसकी जो डायरेक्शन है उसको फाइंड आउट कर ले, और फिर उसके बाद जो है फिर वो एंड तक उसी पे चलता जाए, और उस तरह सारी चीज़ें उस पर आती हैं। सही। अच्छा, तो वो फिर मतलब आप समझते हैं कि ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए, या जो कि आप एजुकेशनल एक इंस्टीट्यूट से, एक इदारे से जुड़े हुए हैं, तो आप ये चीज़ अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती जा रही हैं? जी बिल्कुल। ये
मुराद पिछले 4-5 सालों में यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, स्कूल्स के लेवल पे, मैं ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँगा, हेल्थ रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें मेडिकल एजुकेशन के आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों को अपना करिकुलम की नीड महसूस होती है, हम उसको चेंज कर रहे हैं। मैं खुद पाकिस्तान में HEC के लेवल पर नेशनल करिकुलम रिव्यू कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ, तो हमने इस चीज़ पे फोकस किया है कि वो आउटकम बेस्ड एजुकेशन हो, प्लस ये है कि आपका जो स्किल बेस्ड सारी ट्रेनिंग हो, ताकि बच्चा जब वो डिग्री लेके निकले वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री ना हो, बल्कि उसके हाथ में स्किल्स हो, वो स्किल सेट हो, 15, 20, 30 उसकी डिग्री की जो स्किल्स हैं वो उसके हाथ में हो, ताकि वो जाके अपना इंडिपेंडेंट काम भी कर सके, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सके, और फिर इसी तरह कहीं भी अगर जॉब करता है, रिसर्च करता है, क्लिनिक करता है, तो ईजीली उसके अंदर फिट इन हो जाए। सही, माशाल्लाह। अच्छा, हमारी जो है वो टीम ने और ये रिसर्च में से निकाला है आपकी, आप माशाल्लाह से कई दफ़ा आपको बेस्ट रिसर्चर और बेस्ट डीन, बेस्ट HOD जैसे एजाज़ात से जो है नवाजा गया। तो ये सारी चीज़ें महसूस, अब तो बल्कि आपने ये भी बताया कि आप जो है पहले PhD करी है फिजियोथेरेपी में, ये सारी चीज़ें, ये सारी कामयाबियाँ महसूस कैसे महसूस होती हैं? क्या ये सारा अल्लाह का करम है। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी तो वो कोई उसमें ऐसी बिसात नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वालिदैन की दुआएं हैं, मेरे मरीज़ों की दुआएं हैं, स्टूडेंट्स की दुआएं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लेने की वजह से नए और इसी तरह फिर बेस्ट HOD का, फिर जब मैं डीन बना तो यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी डीन्स थे, फिर वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं उसको सामने रखते हुए मुझे बेस्ट डीन का एजाज़ मिला। फिर इसी तरह और जो रिसर्च के हवाले से आपने बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने फील्ड के अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में मेरी सबसे ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं, उनका इम्पैक्ट फैक्टर है 250+ पब्लिकेशंस, और इसी तरह उनका इम्पैक्ट फैक्टर है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं MPhil PhD के, उनको हम पूरा जो है ना वो इंडस्ट्री को सामने रखते हुए उनको टॉपिक्स देते हैं, फिर उससे आर्टिकल्स निकलते हैं, तो इस तरह करके फिर चीज़ें होती हैं साथ साथ। बाकी ऑब्वियसली जो सक्सेस है या जो अचीवमेंट है किसको बुरी लगती है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसको बड़ा अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ने बहुत कुछ नवाज दिया जो मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा, ये आप बचपन से ही मतलब इतने पढ़ने वाले थे कि बाद में ये शौक हुआ है कि भाई पढ़ना है और कुछ बनना है, और माशाल्लाह से फिर इतने स्टेप बाय स्टेप जो है आप कामयाब होते गए? नहीं, मुझे अपने बचपन के रिजल्ट्स याद तो नहीं है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं हमेशा टॉप 2-3 के अंदर ही रहा हूँ। अच्छा, बचपन से लेके थ्रू आउट, फिर अपनी एकेडमिक्स के अंदर भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ थ्रू आउट। बस ये है कि चूँकि आई बेसिकली बिलोंग टू चकवाल, फिर वहाँ से जब लाहौर आए तो फिर कोशिश यही थी कि अच्छा पढ़ के कुछ बनना है और अपनी यानी कि पढ़ाई के बलबूते पे, तो अल्लाह का शुक्र है थ्रू आउट बड़ा अच्छा कैरियर एंजॉय किया। अच्छा, सही। अच्छा सर, आप एशिया की सबसे जो है वो बड़ी फैकल्टी, आप अलाइड हेल्थ एंड साइंसेज में जो है वो एज अ डीन आप काम कर रहे हैं, तो अलाइड हेल्थ साइंसेज बेसिकली क्या है और इसका क्या स्कोप है ओवरऑल? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि जब हम लोगों ने FSC की थी उस वक्त 2 ही फील्ड होते थे, या MBBS या MBBS BDS या फिर उसके बाद इंजीनियरिंग। अगर इन दोनों में आपका नहीं आता तो समझे लाइफ ख़त्म हो गई। बिल्कुल, ये मैं बात कर रहा हूँ 90s के दौर के शुरू में ना। अब हालात बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज है। अब जब से अलाइड हेल्थ वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, तो अलाइड हेल्थ को एज ए होल मदर ऑफ हेल्थ साइंसेज कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में कुछ 72 डिसिप्लिन्स हैं जो कि अलाइड हेल्थ के अंदर आते हैं। यानी कि अगर हम हेल्थ सिस्टम को देखें ना, तो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, BDS डॉक्टर्स हैं, इसी तरह फिर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, फिर पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, ये सारे मिलके हेल्थ सिस्टम बनाते हैं। तो अलाइड हेल्थ का जो सबसे कंट्रीब्यूटिंग कि ये जो हॉस्पिटल सेटअप के अंदर लोगों के साथ मिलके काम करते हैं और अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की, इसमें 72 में से इस वक्त 45 डिसिप्लिन्स हैं। अच्छा। और 65 डिग्री प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। तो इस तरह फिर बच्चे मुख्तलिफ बैकग्राउंड के साथ आते हैं, और हर फील्ड एक इमर्जिंग फील्ड है, नया फील्ड है, उसमें इस वक्त स्कोप बहुत ज़्यादा है, लोगों को जॉब्स भी मिल जाती हैं बशर्ते कि उनकी स्किल उनके हाथ में, जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चेंज आई है कि अब लोग MBBS को, BDS को समटाइम्स छोड़ के वो इन फील्ड्स की तरफ आना चाहते हैं, जिनके अंदर आपको 4 ईयर 5 ईयर्स की डिग्री के बाद आपको ईजीली जॉब भी मिल जाती है। फिर पाकिस्तान के अलावा दुनिया में बेतहाशा कंट्रीज़ हैं, गल्फ में अमेरिका, इसी तरह UK है, न्यूजीलैंड है, जहाँ आपके इन फील्ड्स में अलाइड हेल्थ में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हमारा बच्चा यहाँ से ग्रेजुएट करके उसको ईजिली जॉब मिल जाती है, थोड़ा बहुत एग्जाम पास करना है या कोई क्लियरेंस करनी है तो उसको बच्चे सारे एम्प्लॉय हो रहे हैं। इस वक्त मैं सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ कि एक फील्ड फिजिकल थेरेपी में इस वक्त मोर देन 1200 हमारा ग्रेजुएट UK के अंदर काम कर रहा है। अच्छा। इसी तरह नर्सेज
जा रही हैं, इसी तरह बाकी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रीहैब साइंसेस, स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन, वो सारे बच्चे हम उनको उस तरह प्रिपेयर करते हैं कि वो कल को बाहर भी जाके इजीली काम कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑफ स्क्रीन हम जब बैठे हुए थे तो आप मुझे कुछ ऐसे ही वो बता रहे थे, फील्ड्स बता रहे थे जो मैंने बताते खुद भी पहली दफ़ा सुनी थी। तो जब वो बच्चे आप बता रहे थे कि वो बच्चे जो है वो डिग्री कर रहे हैं, तो वो जब कर लेंगे पाकिस्तान में, तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोग तो उसको जानते ही नहीं होंगे, तो क्या वो पाकिस्तान में एडजस्ट हो पाएंगे या उनको भी बाहर जाना पड़ेगा? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और एक तो आपका जो पॉडकास्ट है, ये जो FSC के बच्चे उनके लिए बड़ा अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि ये कैरियर काउंसलिंग है जी, कि अब अगर आप FSC प्री मेडिकल करते हैं तो आगे आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहले मैंने आपको बताया 2 ही होते थे, अब इस वक्त मोर देन 60 ऑप्शंस हैं जो कि हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड है। जिस तरह मैंने भी बात कहा, आई एम फिजिकल थेरेपिस्ट, इस तरह रीहैब साइंसेज में स्पीच लैंग्वेज है, ऑडियोलॉजी है जो कानों से रिलेटेड है, पूरी BS डिग्री उसके अंदर हो रही है। इसी तरह फिर हमारे पास न्यूट्रिशन है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, रेडियोग्राफी, इसी तरह मेडिकल लैब है, न्यूट्रिशन है, फूड साइंस टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स है, फिर हमारे पास पब्लिक हेल्थ है, इसी तरह हमारे पास ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, डर्मेटोलॉजी टेक्नोलॉजी, यानी कि 45 डिसिप्लिन हैं सारे। अब इशू ये है कि चूंकि ये नए नए फील्ड हैं, तो इनको ये जो शुरू में जो ग्रैंड पेरेंट क्लास होती है उसको खुद भी एफर्ट करनी पड़ती है अपनी, जो है ना, वो जिस तरह फिजिकल थेरेपी अब तो बड़ा इस्टेब्लिश फील्ड है, लेकिन आज से 10, 15, 20, 25 साल पहले हमें वो सारी एफर्ट करनी पड़ती थी, बताना पड़ता था कि ये क्या फील्ड है, फिर आस्ता आस्ता उसके अंदर एवोल्यूशन हुई। इसी तरह बाकी फील्ड्स को भी वो नीड बेस्ड भी हैं। वो ये है कि अब फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, डर्मेटोलॉजी टेक्नोलॉजी है। अब जितने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनके साथ मिलके एज ए वो टेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं। इसी तरह एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर हैं उनके साथ एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ मिलके काम करते हैं। तो बेसिकली हमारा पर्पज़ है कि हम हेल्थ सिस्टम को बेहतर करें और जितनी सपोर्ट टीम है उनको प्रोवाइड करें, ताकि वो अपने अपने एरियाज़ के अंदर जाके क्वालिटी सर्विसेज दें, ना कि कोई क्वैक की सर्विसेज या कोई इतना हमारा बर्डन है डिजीज़ का सोसाइटी के अंदर। तो वो अकेले इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स बड़े कम है पाकिस्तान में ना, तो उनके साथ पूरी एक टीम का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली अलाइड हेल्थ उसको फुलफिल करती है। सही। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू कि जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, तो आप आजकल लगता नहीं है आपको कई चीज़ें जो है वो जैसे ऑनलाइन चीज़ें आई हैं, तो उस बेस पे जो एजुकेशन पे जो है वो खासा इम्पैक्ट पड़ा है, देखने को मिलता है कि स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन चीज़ों में और बिजनेस में जो है वो ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ या जो है एजुकेशन अपनी करिकुलम जो है उनको छोड़ के। तो इस पर आपकी क्या राय है पर्सनल? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हायर एजुकेशन कमीशन जो पाकिस्तान का, वो भी थोड़ा सा ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले कहा कि कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकल होते हैं, क्लिनिकल ओरिएंटेड होते हैं, जिनमें हमारे अलाइड हेल्थ हैं, मेडिकल हैं, डेंटल हैं, ये सारे क्लिनिकली ओरिएंटेड जो हैं वो फील्ड्स हैं जिनका डायरेक्ट पेशेंट के साथ ताल्लुक है। तो इसीलिए इन फील्ड्स के अंदर अगर ऑनलाइन होगा तो वो तबाही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो अलाइड हेल्थ है या मेडिकल है, ये ऑनलाइन उस तरह नहीं हो सकते। तो आप थेरेटिकल लेक्चर तो कर सकते हैं, लेकिन उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए, क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए, लैब ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए उनको ऑन स्पॉट आना पड़ेगा और वो सारी चीज़ें हैंड्स ऑन करनी पड़ेंगी, तभी वो स्किलफुल बनेंगे। सही। अच्छा, हमारा जो पॉडकास्ट है सर, वो भी रोड टू सक्सेस है, जो हमारी यंग जनरेशन है बेसिकली उसके लिए हमने ये सेगमेंट रखा हुआ है। तो व्हाट इज़ सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू, और ये कैसे हासिल हो सकती है? अच्छा, अब ये जो सक्सेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये अब आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ का कुछ बच्चे होते हैं वो 35% या पासिंग मार्क्स लेके भी खुशियाँ मना रहे होते हैं। कई बच्चे होते हैं 93% लेके भी परेशान फिर रहे होते हैं कि यार मेरा 95 नहीं आया। तो सबसे पहली तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है कि सक्सेस क्या है और उसको कैसे एंजॉय करना है। दूसरा, अगर आपने एक मूवी देखी हो 3 इडियट्स, उसमें आमिर खान की मूवी, उसमें बड़ा अच्छा एक लेसन है कि आप अगर एक्सीलेंस अचीव करोगे तो सक्सेस आपके पीछे आएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि सक्सेस ये है कि आप फोकस्ड हो जाएं, हार्ड वर्क करें, आपको अपॉर्चुनिटी जो मिले आप उसको पूरी तरह अचीव कर लें, और फिर उसके बाद आप जो है ना मैक्सिमम फोकस लगा के उस डायरेक्शन में चल पड़ें, और रिगार्डलेस ऑफ इर्द गिर्द के लोग क्या कहते हैं, आपको रेजिस्टेंसेस आएंगी, लेकिन अगर आप स्किल बेस्ड होते जाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे, द टाइम विल कम जहाँ फील करेंगे कि यहाँ मैं इसको सक्सेस कह सकता हूँ। तो इन शॉर्ट मैं कहूँगा कि एक इनर सेल्फ
सेटिस्फेक्शन जो है ना, उसका नाम सक्सेस है कि जी मैं सेटिस्फाइड हूँ जो मैंने किया है। देखिए सेटिस्फाइड तो बंदा कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम 70-80% आप सेटिस्फाइड हो अपने काम से, फिर ऑटोमेटिकली आपके हाथ में स्किल है तो लोग आपको कहते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं। अच्छा, ये तो मैं आपकी बात से सर बिल्कुल जो है वो एग्री करता हूँ, बिल्कुल ही आपकी बात ऐसे ही है। इसके बाद मुझे ये बताएं, आपने जो है वो PhD करी है फिजियोथेरेपी में, तो फिजियोथेरेपी बेसिकली क्या होती है? क्योंकि पाकिस्तान में ना मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ इसके अकॉर्डिंग जो है वो राय है, थॉट है कि कोई पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं जो है या मेरे व्यूअर्स जो है वो जानना चाहेंगे, हम चूँकि कब से ही फिजियोथेरेपी की बात करें लेकिन पता नहीं है। ठीक है, तो ये काइंडली नहीं अच्छा कि आपने क्वेश्चन, और मैं इसलिए भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों को, मैंने आपको बताया कि मेरे पास 45 डिसिप्लिन है। आज हम सिर्फ फिजिकल थेरेपी की अगर बात कर लें तो आने वाले हमारे पॉडकास्ट में हम बाकी और बेतहाशा डिसिप्लिन कवर कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि कोई एडमिशंस हो, इसलिए कि लोगों को, पेशेंट्स को भी आइडिया हो कि ये फील्ड्स हैं जिनसे हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो फिजिकल थेरेपी एक वो तरीका इलाज है जो आप समझ लें कि जैसे मेडिकल के अंदर हम मेडिसिन से इलाज करते हैं, सर्जरी से इलाज करते हैं, इंजेक्शन से इलाज करते हैं, डेंटिस्ट्री में डेंटल ट्रीटमेंट होता है। इसी तरह फिजिकल थेरेपी वो तरीका इलाज है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अपने मरीज को एक्सरसाइज करवा के, उसकी मूवमेंट करवा के, उसको मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन, जो उसके जॉइंट फिक्स हैं, उसके जो मोरे फिक्स हैं, उनको हम अपनी जो हैंड की स्किल्स हैं उनसे हम उनको मोबिलाइज करके, और फिर इसी तरह मसल्स को बेहतर करके, आपकी फिटनेस को बेहतर करके, आपका जो लाइफ स्टाइल है उसको बेहतर करके, डिफरेंट फिजिकल एजेंट से मोडालिटीज़ हैं, इसी तरह फिर एक्सरसाइजेज हैं, इसी तरह हमारी जो स्किल्स हैं उनसे हम पेशेंट को बैक टू नॉर्मल लाइफ लेके आए। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे एक सर्जन है, वो अगर किसी जॉइंट की सर्जरी करते हैं, नी की या कूला रिप्लेस कर दिए या घुटना या कोई भी, अब वो सर्जन ने तो अपनी सर्जरी कर दी, ठीक है। अब उसके बाद फिजिकल थेरेपिस्ट का रोल है कि उसको आके वो पूरी एक्सरसाइज करवा के, उसको ट्रीटमेंट दे के, उसको बिठाना कैसे, उसको खड़ा कैसे करना, उसको चलाना कैसे, बैक टू नॉर्मल लाइफ लेके आना, ये फिजिकल थेरेपिस्ट का काम। इसी तरह और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। बेल्स पाल्सी होती है, लकवा होता है, स्ट्रोक के केसेस हैं, फ्रोजन शोल्डर है, टेनिस एल्बो है, या बॉडी के अंदर जितने मसल्स पेन हैं, आपके जॉइंट पेन्स हैं, उनके अंदर हम बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर इंजेक्शन के, बगैर सर्जरी के जो तरीका इलाज है, एक्सरसाइज से, इसी तरह लेज़र से, मुख्तलिफ फिजिकल थेरेपी की मोडालिटीज़ हैं, डिफरेंट करंट्स हैं, डिफरेंट जिस तरह क्रायोथेरेपी है, मुख्तलिफ चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें, तो उनसे हम पेशेंट को ठीक करते हैं लोकली, ताकि उसको मेडिसिन भी ना लेनी पड़े, उसका स्टमक भी ख़राब ना हो, उसको इंजेक्शन भी ना, इन्वेसिव प्रोसीजर भी ना हो। तो ये एक मॉडर्न तरीकाकार है जिसमें हम बगैर इन चीज़ों के पेशेंट को ठीक करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी मज़े की बात है कि आपकी जो फील्ड है उसमें मेडिसिन और ये ऑपरेशंस वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं होती, हम डिस्करेज करते हैं। देखें, जहाँ कुछ चीज़ें, जहाँ इंडिकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल रेड फ्लैग्स, हमें लग रहा है कि ये पेशेंट, इसको फ्रैक्चर हुआ है या कोई और चीज़ है, उसको फ़ौरन सर्जन के पास भेजते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर बैक पेन है, नेक पेन है, आपको जॉइंट पेन है, आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, तो उसको हम बगैर सर्जरी, बगैर मेडिसिन, बगैर इंजेक्शन से, अपनी फिजिकल थेरेपी से, लेज़र थेरेपी से बिल्कुल ठीक कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही माशाल्लाह। तो इसके लिए तो एक बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड चाहिए होगा ना? अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जी, मेरी जो है वो कमर में जो है वो बड़ा दर्द रहता है, शदीद रहता है, तो वो अगर बंदा मेडिसिन खाए तो वो तो बहुत जल्दी जो है वो ठीक हो जाता होगा ना, अगर वो उसका साइड इफेक्ट है, लेकिन वो टाइमली ही ठीक हो जाता है। लेकिन जो आपका प्रोसेस है वो कितना लंबा होगा? हमारा प्रोसेस सारा डिपेंड करता है कि जो फिजिकल थेरेपिस्ट है उसकी डायग्नोसिस कैसी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब बैक के कोई 101 कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। अब उनमें सबसे कॉज बिल्फर जो एक कॉमन होता है कि जी कमर में खिंचाव आ गया या स्पैज़म आ गया। अब इस तरह का केस अगर हमारे पास आए, हम उसको 1 या 2 दिन में उसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह और मसले हो सकते हैं, डिस्क के मसले हो सकते हैं, स्टीनोसिस के मसले हो सकते हैं, बाकी सारे उसको फिर पूरी तरह डिसाइड करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि उसको टाइम फ्रेम बताते हैं कि 2, 4, 6 हफ्ते के अंदर आप बेहतर हो जाएंगे। अब जहाँ तक बात मेडिसिन से, समटाइम्स इन्फ्लेमेशन होती है, मेडिसिन हेल्प करती है, लेकिन जब मेडिसिन आप लेते हैं तो उससे आप पूरे स्टमक को भी, आपका लिवर भी, सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे पेशेंट्स मेडिसिन लेना भी नहीं चाहते कि जी हमें और बड़े मसले मसाइल हैं, तो वो उनको ये एक
नेचुरल ट्रीटमेंट लगता है कि जब उनके पास जाते हैं कि यार हमें कुछ लेना नहीं पड़ रहा, मेडिसिन भी, सर्जरी, इंजेक्शन भी, हम वैसे ही एक्सरसाइज से, स्ट्रेचिंग से, गुड पोस्चर से और इन चीज़ों से हम बेहतर हो रहे हैं, तो नथिंग लाइक दैट। और ये हेल्थ टीम है ना, हेल्थ सिस्टम है मुराद। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मेरे पास एक पेशेंट आया, मेरे से ठीक नहीं हो रहा, मैं उसको साथ लपेटता ही जाऊँ। तो हम फिर कोशिश करते हैं कि जहाँ देखते हैं फिजिकल थेरेपी का इफेक्ट नहीं हो रहा, उसको किसी और के पास रेफर कर दिया। इसी तरह फिर बाकी जो फिजिशियंस हैं, सर्जन्स हैं, वो जब देखते हैं कि मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो फिर फिजिकल थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं कि आप देख लें, शायद किसी और तरह से इसको बेहतर हो जाए। तो अल्टीमेटली एट द एंड पेशेंट की बेटरमेंट जो है ना वो सामने होती है। ठीक। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, ये जो अभी मेडिसिन की बात होती है, लोग जो है ना वो बड़े हैबिचुअल होते हैं, जी मुझे थोड़ा सा कान में दर्द हुआ तो मैंने मेडिसिन खा ली, पेट में दर्द हुआ तो मेडिसिन खा ली। तो मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट तो होता है, ये तो हर किसी को पता है। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, आपको तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। बात ये है कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ हर घर में एक डॉक्टर आपको मिलेगा, ठीक है, जो कि अपनी मर्ज़ी से मैनेज करे। तो ये देखें, जिसका फील्ड है ना वही इसको बेहतर बताएगा। जो फिजिशियन है, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, वो आपको मेडिसिन के बारे में गाइड करते हैं। आप घर के अंदर मैक्सिमम भी जो वर्ल्ड वाइड भी वो जो रिकमेंडेड है, पैनाडोल तक आप ले सकते हैं किसी भी पेन के लिए, लेकिन ख़ुद से डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद से अपने आप को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं। बाज़ का चीज़ें होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपको और मसला चल रहा है, ब्लड प्रेशर चल रहा है, कोई और डायबिटीज़ है, आप मेडिसिन ले लेते हैं, वो आपको नुकसान पहुँचा देगी। तो बेहतर यही होता है कि आप उसको फिज़िकली मैनेज करें, या मैक्सिमम पैनाडोल ले सकते हैं दर्द के लिए, या इमीडिएटली अपने फिजिकल थेरेपिस्ट से, अपने डॉक्टर से, किसी से रब्ता करें, तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। सही। अच्छा सर, फिजियोथेरेपिस्ट का जो है वो पाकिस्तान में क्या स्कोप है, और क्या आप, चूँकि आप फील्ड में हैं, इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, क्या आप स्टूडेंट्स को रिकमेंड करेंगे कि वो जो है वो एज अ फिजियोथेरापिस्ट उस फील्ड में आएँ, काम करें? देखिए, एक तो जिस तरह मैंने बताया था कि शुरू में पहले बीएससी होती थी फिज़िकल थेरेपी में, फिर बीएस हुआ, फिर उसके बाद डीपीटी हुआ, जिसको हम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी कहते हैं। और वो अमेरिका में डीपीटी होने के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क था जहाँ डीपीटी इम्प्लीमेंट हुआ। अब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मोर देन 350 इदारे हैं जहाँ जो है ना वो डीपीटी इम्प्लीमेंटेड है। अब जब से डीपीटी हुआ तो उसका स्कोप भी बड़ा ऑब्वियसली, लेकिन बात वही है कि बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स भी वेले बैठे होते हैं। सिर्फ ये है कि अगर उनके हाथ में स्किल नहीं है, और बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनके पास 6-6 महीने का टाइम नहीं मिलता है, उनके हाथ में स्किल है। इसी तरह हमारे अलाइड हेल्थ में और फिजिकल थेरेपी में अगर आपके हाथ में स्किल है तो आपके पास पेशेंट बेतहाशा है, आपके पास टाइम नहीं है अगले कुछ अर्से तक। और इसी तरह बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं जिनके पास स्किल नहीं है, वो फिर बैठ के उनको लगता है कि कोई स्कोप नहीं है इस फील्ड का। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को भी यही बताता होता हूँ कि कोई भी फील्ड अच्छा या बुरा नहीं होता, उसमें आने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। वो कितने स्किलफुल हैं, कितने नॉलेजेबल हैं, कितने पैशनेट हैं, तो वो फिर ऑटोमेटिकली उस फील्ड का स्कोप है। सही। अच्छा सर, एक आइडियल वर्क स्टेशन क्या होता है, और आप समझते हैं कि एक बंदा जॉब कर रहा है तो वो किस तरह अपने आप को फिट और मेंटेन रख सकता है? हाँ जी, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि जो फिज़िकल थेरेपी का जो सबसे बड़ा एक रोल है वो है प्रिवेंटिव। ठीक है, प्रोमोटिव भी होता है, प्रिवेंटिव भी होता है, डायग्नोस्टिक भी होता है, थेराप्यूटिकली और ट्रीट भी हम करते हैं। तो उसमें सबसे पहले रोल होता है कि आप अपने घर से शुरू करके अपने ऑफिस तक, फिर घर तक मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफली बताऊंगा। अब घर के अंदर भी एक आइडियल बेड कैसा हो, स्प्रिंग मैट्रेस हम रिकमेंड नहीं करते। आइडियली 4 से 6 इंच का मैट्रेस वो रिकमेंडेड होता है, जो या फिर ऑर्थो बेड जो होता है वो है। फिर पिलो होता है, पिलोज पे पिक्चर्स में आपको देखेंगे एक वेज शेप होता है। फिर पिलो इस तरह होना चाहिए कि आपकी नेक के नीचे ये जो गैप है उसमें फिल अप होना चाहिए, उसको कंधों को भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप साइड पे लेटे तो ये जो गैप है इसमें आपका पिलो पूरा आना चाहिए, तो वो आपकी नेक के लिए। फिर हमेशा उठना आपने करवट लेके साइड से उठना ताकि बैक पे स्ट्रेस ना पड़े। फिर इसी तरह चलते चलते जब आप ऑफिस में आते हैं तो वहाँ एक आइडियल चेयर होती है। मैंने यहाँ अपनी जो प्रेजेंटेशन के अंदर 2 तरह की, एक सेट नील चेयर है, एक नॉर्मल जो कंप्यूटर चेयर होती है जो आगे पीछे हो जाए, साइड टू साइड आप इजीली मूव कर सके, पीछे लो बैक को सपोर्ट करे, ठीक है, और आपकी जो थाइज हैं वो बिल्कुल ग्राउंड के जो है ना पैरेलल हो, ना ऊपर हो ना ज़्यादा नीचे हो। इसी तरह फिर आपके जो पाँव हैं उनके नीचे भी छोटा सा वेज हो जाए, तो ये एक आइडियल सेटिंग है। आपने वर्क स्टेशन की बात की, तो आगे जो डेस्क होता है वो इस तरह का हो कि उसके अंदर आपके ये घुटने चले जाएं, आप इजीली अपनी जो है ना वो आगे रख के बैठ जाएं, ठीक है। तो ये एक आइडियल डेस्क है ये वर्क स्टेशन। अब वर्क स्टेशन के ऊपर आपका सामने कंप्यूटर पड़ा है, उसका जो इवन डिस्टेंस है कि आपके आईज के पैरेलल, आपकी एल्बोज कैसी हो, आपकी रिस्ट कैसी
कैसे हो, किस एंगल पे आपने बैठना है, ये सारी चीज़ें उसमें आपको नज़र आएंगी कि वो हमने रिकमेंड किया हुआ है कि ये चीज़ें होंगी तो ये आइडियल वर्क स्टेशन हो। सही। अच्छा, सोने के लिए सर एक एक्यूरेट और गुड जो है वो पोस्चर कौन सा होता है, और अगर हम मतलब हमसे कोई मिस्टेक होती है तो वो कौन से फिजिकल इश्यूज जो है वो पैदा होते हैं अगर हमारी सोने की आदत ठीक नहीं है? देखिए, एक तो सबसे पहले मैंने अभी आपको कहा कि हमें बहुत ज़्यादा शौक है कि वो स्लाउच पोस्चर, स्लाउच मैट्रेस हो, स्प्रिंग मैट्रेस हो, वो आपकी कमर के लिए सही नहीं। ठीक है। दूसरा, फिर हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक तरीका बताया सुन्नत नबवी का कि हमेशा राइट साइड पे लेटें। ये एक बेस्ट तरीका है। ठीक है, साइड पे आप लेट के आप दोनों लेग्स के दरमियान एक पिलो रख लें, आप आगे एक पिलो रख लें, और जैसे मैंने बताया कि जो आपका पिलो साइड पे लेटते हुए अगर ये गैप को फिल कर ले तो वो एक आइडियल पोस्चर है। सही। अच्छा सर, जो ये सोने के ये तो मामलात हो गए ना, हम अगर बाइक ड्राइव करें, ये चूँकि सोसाइटी की हमारी चीज़ें हैं, या हम जो है वो गाड़ी ड्राइव करें या इस तरह की चीज़ें ड्राइव करें, तो उसके लिए ना बाज़ दफ़ा टेंशन के लिए ना लोग ऐसे होके बैठते हैं, या बाइक पे भी वैसे लोग ऐसे बैठते होते हैं, ऐसे बैठते होते हैं। इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह से फील करना चाहिए? इसके देखिए, वो आपने ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी बैठा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा आगे होके बैठूंगा तो ये मेरा गलत पोस्चर है। जब मेरी बैक गलत है तो मेरी नेक भी गलत है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले तो जहाँ भी आप बैठे हैं आपको अपनी कमर सीधी करके बैठना है। ठीक है, जब आपकी कमर सीधी होगी आपकी नेक सीधी होगी। ठीक है। दूसरी बात जो आपने कही है कि जी बाइक वगैरह और ये, आपने देखा होगा कि अक्सर बहुत सारे बाइक वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो उसमें ये है कि आप जो हम बिल्कुल ऐसे स्लाउच पोस्चर करके बैठते हैं, ये रिकमेंडेड नहीं होता। आप आधा घंटा राइड करें और उसके बाद कहीं बाइक साइड पे लगा के थोड़ा सा कमर को स्ट्रेच कर लें। ठीक है, अपनी कमर को आपने सीधा रखना है। जहाँ आपने ढीला छोड़ा तो वो कमर के ऊपर स्ट्रेस पड़ गया। इसी तरह आप ऑफिस में भी बैठे हैं, बाइक पे भी बैठे हैं, या जहाँ भी आपकी ट्रैवलिंग है, राइडिंग है, उस सब चीज़ों में आपने अपनी कमर का ख्याल रखना है। जैसे हम बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो कमर की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज हैं, बैठ के भी लेट के भी, वो आपको आपका फिजिकल थेरेपिस्ट बताएगा। वो किसी से आप रब्ता करें, वो आपको पूरा प्लान दे दे, वो करते रहें, ताकि रूटीन में जब आप ट्रैवल करें तो इस तरह के छोटे छोटे मसले ना हो। अच्छा सर, ये जो जिम का आजकल ट्रेंड चला हुआ है, जिम में वर्कआउट करते हैं, इससे भी आप समझते हैं कि ये इश्यूज होते हैं? देखिए, फिर वही बात है कि जब कोई चीज़ अनप्लैंड होगी ना, वो हमेशा नुकसान करेगी। अब अक्सर लोगों को जिनकी कोई शादी करीब है, वो एकदम उठ के जिम में जाना शुरू हो गया कि जी मैंने 2 हफ्ते के अंदर अपने आप को मैनेज करना, तो वो फिर उनको गाइडेंस नहीं होती, वो फिर गलत वेट उठाते हैं, कमर पे स्ट्रेस पड़ते हैं। आप देख रहे हैं झुक के वजन उठा रहे हैं, जिम एकदम शुरू ज़्यादा कर लिया, कोई प्लानिंग नहीं है, तो वो फिर प्रॉब्लम करते हैं। हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो हम उसको कहते हैं कि पहले 2 हफ्ते आपने सिर्फ कमर की एक्सरसाइज करनी है बेड के ऊपर, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उनको पेट की एक्सरसाइज बताते हैं, फिर हम उनको कहते हैं अब आप जिम में जाके लाइट वेट के साथ शुरू करें। उसका फिर तरीकाकार होता है कि उसमें एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं, एनारोबिक होती हैं। एरोबिक के अंदर आपने साइकिलिंग करनी है, आपने ट्रेडमिल करनी है, हफ्ते में 3 से 4 दिन वो दिन करें, फिर आपने दूसरी वेट ट्रेनिंग हफ्ते में 2 से 3 दिन करनी है, वो करके उसका एक प्लान होता है। अगर इस तरह चलेंगे फिर मसला नहीं हो। ठीक है। अच्छा सर, ये सोशल मीडिया पर आजकल जो है वो धूम मची हुई है, शॉर्टकट जो है वो हेल्थ टिप्स के जो है वो मिलती हैं, सो कॉल्ड वो हमारे जो है वो डिफरेंट फिटनेस इन्फ्लुएंसर होते हैं। इनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? जो कि काफ़ी सारे लोग जो है वो इनको देखते हैं, फॉलो करते हैं, वो क्या अथेंटिक होते हैं? नहीं, वो देखिए बात फिर वही है कि एक रूल आपने याद रखना, वो ये है कि जितना कोई वे नेचुरल होगा ना उतना ही इफेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल आप अक्सर आपने देखा होगा कि टीवी के ऊपर उन्होंने कहा जी एक बटरफ्लाई ऐप है, वो इधर लगा लें, आप टीवी देखते रहें, आपका वज़न कम हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, वो फिर जब ख़त्म होता है पहले से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करें, फिर उसके बाद आप जो है ना वॉक के लिए जाएं, स्विमिंग के लिए जाएं, एक्सरसाइज करें, रोज़ जॉगर पहन के। अक्सर लोग कहते हैं हम घर में इतना घूमते रहते हैं, ये लेडीज़ कहती हैं कि हम एक कमरे से दूसरे, तो हमारी तो सारा दिन एक्सरसाइज होती है। वो एक्सरसाइज नहीं है, वो फिजिकल टेंशन है। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज वो होती है जो प्लान्ड होती है। आप ज़हन में प्लान करके जाते हैं कि मैंने जॉगर पहनने हैं, मैंने सामने ग्राउंड में जाना है, मड ट्रैक के ऊपर मैंने 2 चक्कर लगाने हैं, तो ये एक्सरसाइज है जिसमें आप प्रिपेयर्ड होते हैं मेंटली, क्योंकि माइंड ने आपको जो है ना वो गाइड करना है, आपकी पूरी बॉडी को गाइड करना है, उसका फ़ायदा होता है, वो है एक्सरसाइज प्रॉपर। सही। अच्छा सर, आपने दुनिया घूमी है, जर्मनी में भी रहे हैं, स्कॉटलैंड में भी रहे हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स में और वहाँ का उनका जो सिस्टम है हॉस्पिटल का, उनमें और पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में आपने क्या
डिफरेंस? देखिए सिर्फ फ़र्क सिस्टम का है, ठीक है। उनका जो सेंट्रली कंट्रोल सिस्टम है, NIH NHS से सारे सिस्टम जो हैं, और फिर वहाँ जो है वो जो छोटी छोटी चीज़ों उनकी हमें इतनी टेंशन नहीं होती, वो सारी सरकार की दर्द-ए-सर है। यहाँ जो है अनफॉर्चुनेटली स्किल की कोई कमी नहीं। जो पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं पूरी दुनिया में सर्व कर रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान में जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल पूरी दुनिया में सर्व कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि उनको बेसिक फैसिलिटीज़ या शायद हमारा गवर्नमेंट के लेवल पे हेल्थ एज ए प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है जी। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि स्किल की हमारे पास उस तरह कोई कमी नहीं है। सिर्फ ये है कि सिस्टम्स अगर बन जाए, अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे और हम इसको प्रॉपर यानी कि जो हेल्थ सिस्टम्स हैं उनको पूरी तरह प्रायोरिटी के ऊपर लेकर ठीक करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी से भी कम हैं। सही, माशाल्लाह। अच्छा सर, हमारी जो प्रैक्टिकल बातें हैं, वो जो हमारी प्रोफेशनल बातें हैं वो तो हो ही रही हैं, हॉबी भी है। व्हाट इज़ योर हॉबी? क्या कोई शौक़ रखते हैं कुछ फ्री टाइम में सुनना? क्योंकि प्रैक्टिकल काम तो आप करते ही हैं। असल में सच्ची बात ये है कि जब तक ग्रेजुएशन थी तब तक टाइम निकलता था। क्रिकेट भी, फुटबॉल मैंने बहुत खेला हुआ है। फिर इसके अलावा जो टेबल टेनिस मेरी बड़ी फेवरेट गेम थी। अब ये है कि उस तरह टाइम नहीं मिलता, लेकिन बच्चों के साथ कभी कभार क्रिकेट हो जाती है या हम वॉक शॉक करते हैं, स्विमिंग वगैरह जो है ना हमारे बच्चे भी करते हैं और हम भी उनके साथ हो जाते हैं। तो इस तरह करके चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। मतलब वो फैमिली वाला जो है वो एंजॉयमेंट का थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, जो पर्सनली जो होता है ना। जी, बस यही कह रहे हैं आप। सही। अच्छा, आखिर में सर जो है हमारे व्यूवर्स को जो कि आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी बल्कि यंग जनरेशन को आप क्या हेल्थ मैसेज देना चाहेंगे, या ओवरऑल भी आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? हेल्थ मैसेज तो सबसे पहले ये है कि आप जब FSC कर रहे हैं, प्री मेडिकल कर रहे हैं, उसके बाद आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो मेडिकल या नॉन मेडिकल। जब आप मेडिकल में आए तो आपको बड़ा सोच समझ के आना है, ठीक है, कि अब ये वो फील्ड्स हैं जिसमें आपका डायरेक्ट पेशेंट के साथ ताल्लुक़ है। ये पैगंबरों का जो है ना वो फील्ड है, उसमें कि जी आप लोगों को देखेंगे, पेशेंट्स को देखेंगे, हाथों से ट्रीट करेंगे, उनको मेडिसिन देंगे, सारा कुछ। तो ये बड़ा सोच समझ के आना है कि ये एक थैंकलेस जॉब। ये नहीं है कि आप आके जनाब अली ये देखें कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊँ, क्योंकि इसमें तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि फिर उनका जब पैशन आता है फिर वो सब कुछ साइड पर करके सिर्फ पेशेंट की बेनिफिट और उनकी चैरिटी पर लग जाते हैं। तो ये पेशेंट्स हैं जो हमारे घर से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। तो ये फुल एक डेडिकेटेड जॉब है, थैंकलेस जॉब है, और फिर अल्लाह आपको इसका रिवॉर्ड भी देगा। तो अगर तो इस फील्ड में आना, फिर आपने ये सोच लेना है कि मैंने अपना फिर सब कुछ इस पर लगाना है। आपके अंदर वो सेंस होनी चाहिए, वो पैशन होना चाहिए कि मैंने पेशेंट्स को ठीक करना है। आप जस्ट इमेजिन कि हमारी लाइफ के अंदर अगर कोई पेशेंट पेन में है या कोई बहुत सीवियर, उसको और वो आपके हाथ से ठीक हो जाए, तो उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन कोई नहीं। अदरवाइज पैसा कमाना तो और भी बड़े फील्ड्स हैं आपके, जो इंजीनियरिंग है, अब आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनका कितना स्कोप है, वो सारी चीज़ें। तो मेरा ये मशवरा होगा कि बच्चे अच्छी तरह सोच समझ के आएँ, एक्सप्लोर करके आएँ। बहुत सारे नए नए फील्ड्स हैं, जिस तरह मैं अब कह रहा हूँ अलाइड हेल्थ में, उसमें आके एक्सप्लोर करें और गाइड करें, पॉइनियर बने, फिर उस फील्ड में आके आइकॉन भी बन सकते हैं। तो अब जिस तरह मैं अल्लाह का शुक्र है कि अपने फील्ड में मैं पाकिस्तान फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन का चेयरमैन भी रहा हूँ। मैं फिर 2 बॉडीज़ हैं हायर एजुकेशन कमीशन के, उनका मैं कन्वीनर रहा हूँ। अभी मैं अपनी काउंसिल की तरफ से एडवाइज़र भी इलेक्ट हुआ हूँ। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने अता की हैं। फिर पाकिस्तान की पहली PhD है, फिर इंटरनेशनल कुछ कोर्सेज हैं। फिर पाकिस्तान में लेज़र फिजिकल थेरेपी, जो कि फिजियोथेरेपी की भी सुपर स्पेशलाइज्ड एक फील्ड है, लेज़र, वो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में। उसको फिर लेके बहुत सारे कोर्सेज में अपने लेज़र से वेट भी कम करता हूँ, उनसे स्मोकिंग ख़त्म करता हूँ, स्ट्रेस को ख़त्म करता हूँ। फिर अगर किसी का टेंडन 50% तक अगर टूट जाए, लिगामेंट, उसको मैं बग़ैर सर्जरी, बग़ैर इंजेक्शन, लेज़र से मैं उसको हील कर लेता हूँ। तो ये बहुत बड़ी इनोवेटिव चीज़ है जो मैं समझता हूँ हमारे अपने फील्ड के अंदर। सही, माशाल्लाह। डॉक्टर इशफाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और सबसे बढ़ के जो इतनी इन्फॉर्मेशन दी ना, ये बहुत अहम है मेरे लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लोगों ने सीखी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके आने का हम मशकूर हैं सर। जी, तो नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक साहब। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी बातें की, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।